बच्चों हम अध्ययन कर रहे थे अध्याय 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसके भाग 5 में हम देखेंगे पृथ्वी की संरचना। इससे संबंधित हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने वाले साधनों की हमने सविस्तार से विवेचना की। अब हम देखेंगे कि जो हमारा ऊपरी भाग है, जो स्थलमंडल है, जिसे भूपर्पट्टी कहा जाता है, उससे लेके नीचे तक के भाग में कौन कौन सी परतों में विभाजित है, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, इनका सभी का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों हो जाइए तैयार, अपनी पाठ्य पुस्तक, नोटबुक, पेन और पेंसिल लेके हम चर्चा करने जा रहे हैं पृथ्वी की संरचना के बारे में। आपको एक यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है, इस चित्र को आप समझने की कोशिश कीजिए और इसी से रिलेटेड आपका पूरा पार्ट है। देखो ये मैंने क्या बताया, यह हमारी पृथ्वी का पूरा प्रतिबिंब है। इस पृथ्वी के पूरे प्रतिबिंब में जो ये हमारा जो ऊपरी भाग है, इस ऊपरी भाग को हमने क्या कहा, इसको हमने क्रस्ट कहा, इसको हमने भूपर्पट्टी कहा। क्या कहा? भूपर्पट्टी, यानी जो ऊपरी भाग है उसको हमने क्रस्ट नाम से जाना। और जैसे हम क्रस्ट के नीचे आएंगे उसको हमने मेंटल कहा। क्या कहा? मेंटल कहा, परवार का। फिर हम और नीचे आएंगे तो फिर हमने उसको कोर कहा। यहाँ पे इसको कोर को दो भागों में बांटा गया है, आउटर कोर और इनर कोर। यानी आउटर कोर है वो तरल अवस्था में है, इनर कोर है, आंतरिक कोर है, वो सॉलिड या ठोस अवस्था में। इस प्रकार से हम ऊपर के भाग से नीचे की ओर जाएंगे तो इसको 3 परतों में विभाजित किया गया, क्रस्ट, मेंटल और कोर। इसी प्रकार हमारे एडवर्ड स्वेस महोदय ने भी इसे 3 भागों में विभाजित किया गया, सियाल, सीमा व निफे के अंदर। अब हम इनका विस्तृत विवेचन करेंगे। जो हमारी भूपर्पट्टी है इसकी मोटाई कितनी है, महाद्वीपीय भूपर्पट्टी की मोटाई कितनी है, महासागरीय भूपर्पट्टी की मोटाई कितनी है, मेंटल क्या है, मेंटल को 2 भागों में विभाजित करेंगे, कोर क्या है, कोर को 2 भागों में और इनके गुणों और विशेषताओं की विस्तार पूर्वक विवेचना करेंगे। दो बच्चों अपना माइंड सेट करके हो जाइए तैयार मेरे साथ पढ़ने के लिए और आनंद लीजिए इस क्लास का। ये देखो आपको एक डायग्राम पुनः दिखाया गया है। इस डायग्राम में हमने जो हमारे पृथ्वी के 3 पार्ट थे, क्रस्ट, मेंटल और कोर, उनको अलग अलग खंड में विभाजित कर दिया। यानी ये ऊपर का जो पूरा का पूरा भाग है इसको हमने क्या कहा, इसको हमने क्रस्ट कहा। ये देखो पूरा का पूरा ये अंदर खोखला भाग दिखा रखा है, इसका मतलब है यानी ऊपर का भाग, खोखले का मतलब जो ऊपर का सतह है, उस ऊपर की सतह को हमने क्या कहा, हमने उसको क्रस्ट कहा। इस क्रस्ट को महाद्वीपीय भूपर्पट्टी और महासागरीय भूपर्पट्टी 2 भागों में विभाजित करेंगे। मगर जो हमारी महाद्वीपीय भूपर्पट्टी है इसकी मोटाई थोड़ी ज़्यादा है, लगभग 30 किलोमीटर के रूप में माना जाता है। और जो हमारी महासागरीय भूपर्पट्टी है इसको लगभग 5 किलोमीटर तक माना जाता है। मगर बच्चों यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना जरूरी है कि जो मोटाई में ज़्यादा है उसका घनत्व कम है, उसकी डेंसिटी कम है। मगर जो मोटाई में कम है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। कि सर ऐसा क्यों? क्योंकि जो महाद्वीपीय भूपर्पट्टी बनी है वो हल्के खनिज तत्वों से बनी है जिनका घनत्व कम होता है, और जो महासागरीय भूपर्पट्टी बनी है वो अधिक घनत्व वाले खनिज पदार्थों से बनी हुई है। इसलिए इनमें विपरीत का संबंध है, ज़्यादा मोटी घनत्व का, हल्की घनत्व ज़्यादा। फिर हमने इसको मेंटल में डिवाइड किया, मेंटल को 2 पार्ट कर दिए, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। ये देखो उसके नीचे का भाग, क्रस्ट के नीचे का भाग को हमने क्या किया, मेंटल में विभाजित कर दिया। और इसी मेंटल में हम क्या पढ़ेंगे, जब ज्वालामुखी में अध्ययन करेंगे कि सर ये मैग्मा कहाँ से आता है, ये प्लेटों में कहाँ गति होती है, वो उस मेंटल के एस्थेनोस्फीयर दुर्बलता मंडल में होती है। जो उसका ऊपरी पार्ट है उसके अंदर एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल पाया जाता है। और यहाँ से ही जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो यहाँ से ही मैग्मा बाहर आता है। और जैसे ही वो मैग्मा बाहर आएगा तो उसे हम क्या संबोधित करेंगे, उसे हम लावा से संबोधित करेंगे। इसकी
गहराई 2900 किलोमीटर तक होती है। फिर आगे चलते हैं कोर के अंदर, तो कोर को इसके दो भागों में विभाजित कर दिया। कोर का मतलब नीचे का भाग, जिसको हमने देखा था 6371 किलोमीटर तक। कितना किलोमीटर यहाँ पे? 6371 किलोमीटर तक। इसको आउटर कोर और इसको इनर कोर। ये आउटर कोर है वो लिक्विड अवस्था में है, यानी तरल अवस्था में है, और जो इनर कोर है वो सॉलिड यानी ठोस अवस्था के अंदर। इन दोनों में अक्सर क्या रहता है? कंफ्यूज रहता है। तो यहाँ पे आप क्या करो, एक ट्रिक्स याद कर लो। आप किसी को बोलो कि मेरे से बात करो। क्या करो? मेरे से बात करो। बा का मतलब बाह्य कोर, आउटर का मतलब बाह्य कोर, तय का मतलब तरल अवस्था। तो ये आपका कन्फ्यूजन क्या हो गया? सदा सदा के लिए दूर हो गया। तो इस प्रकार की भ्रम की स्थिति में आप अपने माइंडसेट में एक ऐसा माइंडसेट कर लो, एक सी ट्रिक्स लगा लो कि वो कभी आपको भ्रमित ना कर सके। लेकिन कई बार इस प्रकार से आपको भूगोल में उदाहरण मिलेंगे जो हमेशा आपको क्या करते रहेंगे? कंफ्यूज करते रहेंगे। इन कंफ्यूज का निदान करने के लिए कौन हूँ? हम आपके साथ हैं। आगे देखते हैं। इसको फिर पुनः हमने वर्टिकल रूप से विभाजित किया। अभी हमने पहले देखा किसके अंदर? गोलीय रूप में। अब हमने वर्टिकल रूप में विभाजित किया। वर्टिकल रूप में हमने क्यों विभाजित किया? क्योंकि हम क्या रहते हैं? ऊपर रहते हैं, और ऊपरी भाग को हमने क्या कहा? स्थल मंडल का। इस स्थल मंडल से हम नीचे की ओर जाते हैं, तो नीचे की ओर इन चीज़ों को हम देख नहीं पाते। मगर हमने क्या पढ़ा पिछले वीडियोज के अंदर कि हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने वाले साधन प्रत्येक साधन है, कुछ अप्रत्यक्ष साधन है, कुछ पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य हैं। उनके आधार पर हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अनुमान लगाए, गहन अध्ययन किए, शोध किए। इस प्रकार से हम जैसे ही हम धरातल से ऊपर की ओर जाएंगे तो इस प्रकार से दिखाई देगा। ये देखो, ये भाग कौन सा? क्रस्ट। कौन सा भाग? क्रस्ट भाग। ये महासागरीय भूप्रपट्टी और ये महाद्वीपीय भूप्रपट्टी। और यदि आपको कई बार एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव में ये पूछा जाता है कि लिथोस्फीयर में क्या शामिल है? क्रस्ट, मेंटल कोर या क्रस्ट या प्लस ऊपरी मेंटल, तो ध्यान रखना जो हमारा स्थल मंडल है, लिथोस्फीयर भाग है, उसमें क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को शामिल किया जाता है। क्रस्ट एंड ऊपर मोस्ट सॉलिड मेंटल। फिर ये हम आते हैं किसके ऊपर? मेंटल के ऊपर। मेंटल में क्या बताया था मैंने आपको? एस्थेनोस्फीयर दुर्बलता मंडल बताया था। और इसकी गहराई कहाँ तक है? यहाँ 2900 किलोमीटर तक है। फिर हम चलते हैं कोर भाग में। तो कोर भाग में ये कोर भाग है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कोर भाग है। ये इसको आउटर कोर और इसको इनर कोर। आउटर कोर की जो गहराई है वो 5100 किलोमीटर तक है, 5100 किलोमीटर तक है। और ये किस अवस्था में है? ये तरल अवस्था के अंदर है। फिर हम चलते हैं इनर कोर में। इनर कोर की 5100 से लेके 6371 किलोमीटर तक है। और ये किस अवस्था में? ये सॉलिड अवस्था के अंदर हुए। तो ये वर्टिकल रूप से हमारी क्या हुई? चर्चा हुई। यहाँ पे देखो, ये गोलीय रूप है। पृथ्वी का कैसा है? गोलीय रूप। अब इसको क्या कर दिया? अलग अलग। ये देखो, इस भाग को कहाँ दिखाया? यहाँ पे क्रस्ट में। मोटाई क्या दिखाई? 0 से 100 किलोमीटर तक गणा। फिर एक भाग और दिखाया। इसको किस रूप में दिखाया? इसको मेंटल के रूप में दिखाया। वर्टिकल रूप में गोलाकार और वर्टिकल दोनों में आपको समझ में आ रहा है। फिर ये इसको किस में दिखाया? इसको हमने कोर के रूप में संबोधित किया। तो ये हुई हमारी क्रस्ट, मेंटल और कोर की विस्तृत विवेचना। अब इनको एक एक को करके देखते हैं लिखित में। आप भी अपनी कुछ चीज़ों को इसमें आप ऐड करते जाइए और अपनी नोटबुक में क्या करो? नोट करते जाइए। देखो, पृथ्वी की संरचना, द क्रस्ट भू परपट्टी यानी सबसे ऊपरी पार्ट। ये ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। ये बहुत भंगुर होता है, जिसमें जल्द ही टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे ही इस पे अपक्षय की क्रिया होगी तो ये भाग क्या हो जाएगा? विखंडित हो जाएगा, टूट जाएगा, अपसल्कन हो जाएगा। भूपर्पट की मोटाई महाद्वीपों और महासागरों के नीचे अलग अलग है। मैंने महाद्वीपों की कितनी बताई थी? 30 किलोमीटर तक, और महासागरों की कितनी बताई थी? 5 किलोमीटर तक। ये तो मोटाई क्या हुई? अलग अलग हो गई। महासागरों में भूपर्पट की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है। किसके कम है? महासागरों की। मगर घनत्व क्या बताया था? अभी ज़्यादा बताया था। ये देखो, फिर आपको एक डायग्राम, यानी जो भूगोल है वो चित्रों के द्वारा अध्ययन है, मानचित्रों के द्वारा अध्ययन है। यदि आप एग्जाम में
कोई भी पर्सन अटेम्प्ट करते हो तो यदि आप उसको डायग्राम बना के समझाते हो तो वो होता है सबसे बेस्ट तरीका आपको समझाने का और उत्तर लिखने का। देखो ये क्या है, वर्टिकल रूप में क्या कहा इसको हमने, क्रस्ट भाग का। और यहाँ पे क्या है, ये जलीय विस्तार है। जलीय विस्तार क्यों है, क्योंकि जो हमारा पृथ्वी है उस पृथ्वी के 71% भाग पे जल है और 29% भाग पे स्थल भाग है। तो अधिकांश भाग पे क्या दिखाई दे रखा है, जल दिखा रखा है। तो ये भी क्या है, ऊपरी भाग है। तो इसको हमने क्या कहा, इसको हमने ओशियन क्रस्ट यानी महासागरीय भूपर्पट्टी का। और इस महासागरीय भूपर्पट्टी की मोटाई कितनी बताई, 5 किलोमीटर बताई। और मैंने बताया हायर डेंसिटी यानी ये अधिक घनत्व है इसका, क्योंकि ये अधिक घनत्व वाले खनिजों से बना हुआ है। अब इसका ऊपरी भाग देखते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का मतलब महाद्वीपीय भूपर्पट्टी। बच्चों इंग्लिश वर्ड भी आपको सीखना जरूरी है। ज्योग्राफी कौन सा वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है ना। इस प्रकार इंग्लिश और हिंदी दोनों को आप साथ साथ सीखते जाइए। जो इसकी ग्लोसरी है वो कई वर्ड ऐसे हैं जो इंग्लिश में ही यूज किए जाते हैं, कई बच्चे उनको हिंदी में जानते नहीं है, तो इंग्लिश भी ज़रूरी है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहाँ तक, 0 से 100 किलोमीटर तक या 0 से 30 किलोमीटर तक, यानी माना जाता है जो महाद्वीपीय भूपर्पट्टी है उसके 30 किलोमीटर तक आकलन किया जाता है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, लोअर डेंसिटी यानी घनत्व इसका कम है। क्यों, क्योंकि कम घनत्व वाले खनिज पदार्थों से बनी हुई है। कौन, महाद्वीपीय भूपर्पट्टी। फिर ये देखते हैं यहाँ पे लिथोस्फीयर। मैंने बताया था लिथोस्फीयर में हम क्या शामिल करते हैं, क्रस्ट तो शामिल होता ही होता है और मेंटल का ऊपरी भाग भी हम इसमें शामिल करते हैं। ये देखो लिथोस्फीयर को यहाँ से दिखा रखा है इस प्रकार, यानी मेंटल का कुछ ऊपरी भाग भी इसमें शामिल किया गया है। फिर चलते हैं, ये पूरा का पूरा मेंटल भाग है। इस मेंटल भाग में ये एस्थेनोस्फीयर है जहाँ पे प्लेटें क्या करती है, गति करती है। जिस प्रकार से आपको मैंने 3 प्रकार का मूवमेंट बताया था, प्लेट, दर्द स्थलीय भूखंड को प्लेट कहते हैं, उसमें 3 प्रकार की गति बताई थी, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। यानी कन्वर्जेंट का मतलब क्या है, अभिसारी, डाइवर्जेंट का मतलब अपसारी और ट्रांसफॉर्म का मतलब रूपांतरण। यानी अभिसारी का मतलब होता है आपस में टकराना, अपसारी का मतलब होता है विपरीत दिशाओं में जाना और रूपांतर का मतलब होता है ऊपर नीचे घर्षण करना। ये इस एस्थेनोस्फीयर दुर्बलता मंडल में प्लेटें मूवमेंट करती है। फिर निचला भाग गया, लोअर मेंटल आ गया और इसके नीचे क्या आ गया, कोर आ गया। इधर देखो, इधर भी यही समझा रखा है। ये आपको क्या दे दिया, आपका ये पृथ्वी का एक हिस्सा आपको साथ में इसमें दिखा दिया गया कि आपको जैसे ग्लोब दिखता है ना, उस ग्लोब के तरह से ये क्रस्ट भाग ऊपर, फिर इसका ये मेंटल भाग दिखा दिया गया। ये इसका आउटर कोर 5100 किलोमीटर तक और ये इनर कोर 6371 किलोमीटर तक, और ये सॉलिड में और ये लिक्विड के अंदर। तो ये हुई हमारी क्रस्ट मेंटल कोर। महासागरों के नीचे इसकी मोटाई 5 किलोमीटर, मैंने कितना बताया, 5 किलोमीटर, जबकि महाद्वीपों के नीचे ये 30 किलोमीटर तक है। कौन, क्रस्ट। मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में ये मोटाई और भी अधिक है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भूपर्पट्टी की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर तक है। कहाँ पे, हिमालय पर्वत श्रेणियों के, यानी इसका महाद्वीपों तो 30 माना जाता है, महासागरों में 5 माना जाता है। और कहीं कहीं आपको यदि औसत रूप से इसकी देखी जाए तो कहीं कहीं इसको 100 किलोमीटर तक भी माना जाता है। उसके बाद में 2900 किलोमीटर तक मेंटल की चर्चा होती है। फिर 2900 से 6371 तक किसकी चर्चा करेंगे, कोर की चर्चा करते हैं। मेंटल परवार, भूग्रह की पर्पट्टी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। मेंटल किसे कहेंगे, जो हमारा क्रस्ट है उस क्रस्ट का जो नीचे का भाग है उसे मेंटल कहलाएंगे। यानी ये भाग आपका क्या कहलाएगा, मेंटल। कहाँ तक, 2900 किलोमीटर तक। ये देखो यहाँ क्रस्ट दिखा रखा है, ये पूरा रोकी है, रोकी का मतलब पथरीला या चट्टानी है। फिर ये मेंटल है, मेंटल में मैग्नीशियम, फेरम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन या ऑक्साइड, इस प्रकार के खनिज तत्वों की प्रधानता होती है और इसमें एस्थेनोस्फीयर पाया जाता है। यह मोह असंतते से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर तक की गहराई तक पाया जाता है। बच्चों ये मोह असंतते, डिसकंटिन्यूटी, ये नया वर्ड आया।
इसकी डिटेल में विस्तृत रूप से विवेचना करेंगे। ये क्या कहता है कि जैसे हम क्रस्ट से कहाँ पे आए, मेंटल में, मेंटल में कहाँ से आए, कोर के अंदर। क्रस्ट भी आपस में दो, मेंटल भी आपस में दो, कोर भी आपस में। उसी प्रकार निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, उसी प्रकार निचला मेंटल और ऊपर कोर, ये जब आपस में जहाँ पे मिलते हैं, जहाँ पे जुड़ते हैं, आपस में जहाँ पे ये संबंध होते हैं, उन क्षेत्रों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। उसे कहते हैं असंबंधता, अशांतते या डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है, और उनके अलग अलग नाम है। आपकी पाठ्य पुस्तक में सिर्फ मोहो डिसकंटिन्यूटी के बारे में चर्चा की गई है, मगर प्यारे बच्चों, मैं आपको क्रस्ट से लेके कोर तक जितनी भी डिसकंटिन्यूटी पाई जाएगी, असंबंधता पाई जाएगी, उनकी सबकी विस्तृत विवेचना आपको मैं करवाऊंगा। तो आप अपनी नोटबुक में ये चीज़ें नोट कर लेना कि किस किस के बीच में कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। ये देखो, इस डायग्राम में आपको ये भाग क्या है, ये क्रस्ट है। कौन सा भाग है, ये क्रस्ट है। ये कौन सा है, ऊपरी मेंटल है। ये कौन सा है, लोअर मेंटल है। ये कौन सा है, ऊपरी कोर या आउटर कोर है। और ये कौन सा है, इनर कोर है। अब हम चर्चा करेंगे कि ये क्रस्ट मेंटल कोर के बीच में कौन कौन सी संबंधता पाई जाती है। पहला देखो, क्रस्ट, यानी ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में भी एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाएगी। उस डिसकंटिन्यूटी को कोनार्ड के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा, कोनार्ड के नाम से जाना जाएगा। देखो, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी बिटवीन अपर एंड लोअर कोस्ट। प्यारे बच्चों, अपनी नोटबुक में नोट कर लो कि जो क्रस्ट भाग है, उस क्रस्ट के ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को क्या कहेंगे, कोनार्ड असंबद्धता या कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाएगा। इसमें से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपके 11वीं कक्षा के एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात हो, या किसी प्रकार का एग्ज़ाम हो, इसमें से अक्सर एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आप इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लो कि इनको क्या क्या नामों से जाना जाता है। कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी बिटवीन लोअर एंड अपर क्रस्ट। क्लियर, कोनार्ड मतलब किसमें, दोनों क्रस्ट के। फिर चलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। अभी पढ़ी आपने, इसे मोहोरविक डिसकंटिन्यूटी के नाम से भी जाना जाता है। मोहोरविक में क्या आएगा, यानी क्रस्ट आ जाएगा। क्रस्ट कौन सा, लोअर क्रस्ट। कौन सा क्रस्ट, यानी क्रस्ट को भी हमने दो भागों में बांट दिया, ये अपर क्रस्ट और ये लोअर क्रस्ट, यानी निचली भूपर्पटी। किस किस को जोड़ेगा, ये इन दोनों को जोड़ेगा। किसको, यानी लोअर क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को। कौन, मोहोरविक डिसकंटिन्यूटी या मोहो असंबद्धता किसको जोड़ रहा है, यानी लोअर क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को जोड़ रहा है। देखो, डिसकंटिन्यूटी बिटवीन लोअर क्रस्ट एंड ऊपरी मेंटल, यानी मोहो। क्लियर आपके। फिर चलते हैं किसके बीच में, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। पहले ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट, फिर ऊपरी क्रस्ट, सॉरी लोअर क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, फिर मेंटल के बीच में कौन सा, रेपेटिव डिसकंटिन्यूटी, यानी दोनों को कौन जोड़ेगा, रेपेटिव डिसकंटिन्यू जोड़ेगा। यहाँ लिखते जाओ मोहो और यहाँ लिख लो कोनार्ड, दोनों रेपेटिव को। फिर चलते हैं नीचे, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, यानी ये लोअर मेंटल है आपका। इस लोअर मेंटल और जो आउटर कोर है, या जिसे ऊपर कोर बोलते हैं, इन दोनों को जोड़ेगा, उसे बोलेंगे गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। फिर चलते हैं आउटर कोर और इनर कोर के बीच में, तो आउटर कोर और इनर कोर को जोड़ेगा, वो कहलाएगा लेहमान डिसकंटिन्यूटी, लेहमान असंबद्धता। तो बच्चों क्लियर, कितनी असंबद्धता, 1 2 3 4 और 5, कितने हो गए, 5। पांचों को मैं आपको क्या कर देता हूँ, रिकॉल कर देता हूँ। मस्तिष्क को, माइंड को केंद्रित कीजिए और मेरी बात को ध्यान लगा के सुन रहिए। पहला क्रस्ट और क्रस्ट के बीच में, उसको आप लिख सकते हो ऊपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, जिसको हमने क्या कहा, कोनार्ड
डिसकंटिन्यूटी किनके बीच में, ऊपरी क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में। फिर हम थोड़ा सी नीचे आएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, लोअर क्रस्ट आ जाएगा। और मेंटल कौन सा, ऊपरी मेंटल, यानी बिटवीन द लोअर क्रस्ट एंड ऊपर मेंटल, किस नाम से, मोहोरविक डिसकंटिन्यूटी या मोहो डिसकंटिन्यूटी। फिर मेंटल दोनों, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। तो मेंटल हो क्या, रेपेटी डिसकंटिन्यूटी। फिर चलते हैं हमारा क्या, लोअर तो मेंटल हो गया और आउटर कोर हो गया, उसे किस नाम से, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और फिर लास्ट में आउटर कोर और इनर कोर को किस नाम से, लेहमान डिसकंटिन्यूटी। तो ये हुई हमारी डिसकंटिन्यूटी, असांतत्यता या असंबद्धता की चर्चा। मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहा जाता है, यानी ये मेंटल हमने यहाँ से यहाँ तक 2900 किलोमीटर को देखा। इसमें से जो हमारा ऊपरी मेंटल है, उस ऊपरी मेंटल में ये आपको क्या दिख रहा है, एस्थेनोस्फेयर दुर्बलता मंडल, जिसकी चर्चा हमने प्लेट मूवमेंट में की, जिसकी चर्चा ज्वालामुखी उद्गार के अंदर की, और जिसे हिंदी में क्या कहा गया, दुर्बलता मंडल कहा गया। एस्थेनो शब्द का अर्थ दुर्बलता से है। कई बार ये अंग्रेजी वर्ड ही आता है एग्जाम में भी, दुर्बलता मंडल लिखा हुआ नहीं आता, सिर्फ क्या होता है, एस्थेनोस्फेयर। इससे संबंधित भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बच्चों ये बताइए कि जो हमारा दुर्बलता मंडल है वो पृथ्वी के आंतरिक संरचना में किस परत में शामिल किया गया है, तो आपका उत्तर होगा मेंटल भाग में। कई बार ये पूछा गया है कि जहाँ से ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, जहाँ पे प्लेटें मूवमेंट करती है, वो क्षेत्र क्या कहलाता है, एस्थेनोस्फेयर। वो पृथ्वी के आंतरिक भाग के किस परत का हिस्सा है, मेंटल परत का हिस्सा है। तो ये सब चीज़ें, इससे कई क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आंका गया, किसका, दुर्बलता मंडल का। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पे पूछता है, उसका मुख्य स्रोत यही है, यानी ये जो लावा निकल रहा है आपका यहाँ से और कहाँ पे आ रहा है, धरातल पे आ रहा है। ध्यान रखना, जब यह दुर्बलता मंडल में तरलीय पदार्थ होता है तो ये क्या कहलाता है, ये मैग्मा कहलाता है। और जैसे ही ये बाहर निकल के धरातल पे जमा हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लावा कहते हैं। और इस मैग्मा का और लावा का स्रोत कौन है, दुर्बलता मंडल है, जिसकी गहराई कितनी मानी गई, 400 किलोमीटर तक मानी गई। भूपर्पट्टी और मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। इसकी चर्चा आपने काफ़ी बार कर चुके। लिथोस्फीयर किसे कहेंगे, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को आपने डायग्राम में भी समझा है। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। निचले मेंटल का विस्तार दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद तक है। ये ठोस अवस्था में, यानी जो निचला मेंटल है वो किस में है, ठोस अवस्था के अंदर, यानी ये लोअर मेंटल है। फिर लोअर मेंटल के बाद में कौन प्रारंभ हो जाएगा, फिर हमारा कोर भाग प्रारंभ हो जाता है। क्रोड या जिसे कोर कहते हैं, पहले ही इंगित किया जा चुका है कि भूकंपीय तरंगों के वेग ने पृथ्वी के कोड को समझने में सहायता की, यानी जहाँ से भूकंप आया तो वो भूकंपीय तरंगों की हलचल हुई, तो वो क्या समझा रहा है हमें, किसके बारे में, क्रोड के बारे में। क्रोड व मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। सीमा यानी कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, यहाँ पे देखो, ये हमने क्या देखा, ये हमने क्रस्ट देखा, और फिर हमने क्या देखा, हमने किसकी चर्चा की, हमने मेंटल की चर्चा की। तो ये क्रस्ट भाग है, यानी लगभग 100 किलोमीटर तक माना गया है। फिर यहाँ 2900 किलोमीटर तक ये मेंटल का भाग है। ये देखो कौन सा भाग, मेंटल का भाग, कितने किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर तक। फिर 2900 किलोमीटर तक पर यहाँ पे मेंटल और कोर की सीमा है, क्या कह रहा है, क्रोड और मेंटल की 2900 किलोमीटर की गहराई पर है क्या, सीमा। और बाह्य कोर क्या है, तरल अवस्था में, यानी ये आउटर कोर क्या है, फ्लूइडिक, लिक्विडिक, यानी तरल अवस्था में है। और जो आंतरिक कोर है वो ठोस अवस्था में है। ये इनर कोर किस में है, सॉलिड अवस्था में, आंतरिक अवस्था में। अभी मैंने आपको बताया था क्या करो, बात करो। कंसेप्ट क्लियर, आगे चलते हैं।
करोड़ भारी पदार्थों मुख्यतः निकिल व लोहे का बना होता है। इसे निफे के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो हमारा कोर भाग है वो कोर भाग किससे बना होता है? वो निफे खनिजों से बना हुआ होता है। यानी भारी खनिज होते हैं इसके अंदर, वो नीचे बैठ जाते हैं। कौन कौन से? निकिल और फेरियम। इसलिए इसे क्या कहा गया? इसे निफे भाग भी कहा गया। यानी जो एडवर्ड स्वेस महोदय थे, इन्होंने जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना हमने कितने भागों में पढ़ी? क्रस्ट, मेंटल और कोर के अंदर हमने चर्चा की। उसी प्रकार से जो निफे महोदय थे, इन्होंने पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको 3 भागों में डिवाइड किया। यानी ये देखो हमारा ये क्या दिखा रखा है? ये यहाँ पे हमें क्रस्ट दिखा रखा है। इस क्रस्ट भाग की चर्चा की है। यानी ये गोलाकार और ये वर्टिकल, इस क्रस्ट की भाग। ये पूरा का पूरा किस भाग की चर्चा है? ये मेंटल भाग की चर्चा। ये क्या दिखा रहा है आपको? ये मेंटल दिखा रहा है। ये देखो ये मेंटल दिखा रखा है। और ये क्या दिखा रखा है? अंदर का भाग। अंदर का भाग ये पूरा का पूरा कोर दिखा रखा है, जो सॉलिड है और ये लिक्विड है। तो यानी ये क्रस्ट और ये मेंटल और ये कोर। एडवर्ड स्वेस महोदय ने क्या कहा कि ये जो क्रस्ट भाग है, ऊपरी भाग है, ये सियाल से बना हुआ है। इसको इन्होंने क्या कहा? इन्होंने इसको सियाल कहा। सियाल का मतलब क्या? इसमें सिलिका प्लस एल्यूमिनियम खनिज पदार्थों की प्रधानता पाई जाती है। किसमें? क्रस्ट भाग में। तो इसको क्या कहा गया? इसको सियाल कहा गया। फिर उन्होंने बताया मेंटल में चर्चा करते हुए उन्होंने मेंटल को नाम दिया, सीमा नाम दिया। मतलब इसमें सिलिका और मैग्नीशियम खनिज पदार्थों की प्रधानता होती है। तो इसको इन्होंने क्या नाम दिया? इन्होंने इसको सीमा नाम दिया। अंदर का भाग जो कोर भाग था उसको इन्होंने निफे कहा। क्या कहा इन्होंने? इसको निफे कहा। यानी इसमें निकिल और फेरियम की प्रधानता होती है। निकिल प्लस फेरियम यानी निकिल और लोहा खनिज पदार्थों की प्रधानता होती है। इस प्रकार से स्वेस महोदय ने क्रस्ट को सियाल, मेंटल को सीमा और कोर को निफे नाम से संबोधित किया। तो प्यारे बच्चों, आपने इस पार्ट 6 के अंदर क्या चर्चाएं की? पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जाना, समझा। अलग अलग डायग्राम्स के द्वारा, अलग अलग आकृतियों के द्वारा हमने इसको समझाने की कोशिश की। आप भी अपने नोटबुक में ये सब चीज़ें नोट करते रहिए। जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ पे वीडियो को रोक दीजिए, दोबारा सुनिए, उसको कॉपी में या नोटबुक में लिखिए और अपनी पाठ्य पुस्तक से मिलान कीजिए और देखिए और फिर आगे बढ़िए। फिर इस प्रकार से समझने की कोशिश कीजिए और हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।